नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न पर आपको हम सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें हम आपको वर्कशीट भी दे रहे हैं और फिर उस वर्कशीट के समाधान के माध्यम से आपका उस विषय का ज्ञान भी पक्का करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपकी समास पर आधारित जो वर्कशीट है उसके समाधान को लेकर। तो इस वर्कशीट में हमने समास के आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अधिकांश उदाहरणों को हमने इसमें समाहित कर लिया था, तो आपने उन्हें किया होगा। अब आप समझ लीजिए उन्हें कि किस तरह से वहाँ पर कौन से अशुद्ध हैं, क्या वहाँ पर करना था। तो जब आप इस वर्कशीट को करें तो आप पहले अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर, छात्र से छात्राया हुआ नाम, उसके पश्चात अनुक्रमांक आप लिख लें यहाँ, और फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके पश्चात अब हम देखते हैं समास के प्रश्नों को। अब जो निर्देश हैं वहाँ क्या कहा गया है, आपको 2 कार्य करने होते हैं। क्या कह रहे हैं कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम समस्त पदम विग्रह वाक्यम वा। आपको या तो समस्त पद वहाँ पर छांटना है या फिर विग्रह वाक्य छांटना है। समस्त पद कहते हैं बच्चों जब समास जिस शब्द में होता है तो वह समस्त पद कहलाता है। यदि आपने समास की वीडियो को भी अभी नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक और वर्कशीट का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही यह वीडियो आपके लिए और अधिक उपयोगी होगी। तो यदि दूसरा है विग्रह वाक्य है। विग्रह कहते हैं अलग अलग करना, शब्द को विभक्ति लगाकर अलग अलग करना। तो अगर अलग अलग किए गए हैं वाक्य में वहाँ पर तो आपको उनका समस्त पद बनाना है। यदि आपको समस्त पद दिया गया है मतलब इकट्ठा करके दिया गया है शब्द को, तो फिर आपको उसका विग्रह करना है मतलब उसे अलग अलग करना है। तो चलिए वाक्य के माध्यम से इसे देख लेते हैं। तो प्रथम जो प्रश्न है वहीं से हम अब करते हैं इसे। क्या कहा गया है देखिए यहाँ पर कि अचिरात एव प्रवर्षः समजायत। अब आपको जो रेखांकित शब्द है उसी के आधार पर आपको विग्रह या समस्त पद करना होगा। तो अचिरात एव प्रवर्षः समजायत, अचिरात एव तुरंत ही वहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक वृष्टि होने लगी। तो अचिरात, अचिरात का इकट्ठा किया हुआ है तो ये क्या है, समस्त पद है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विग्रह वाक्य बनाना है। तो विग्रह ही दिए हैं चारों विकल्पों में। तो क्या बनेगा कि न चिरात या अनचिरात या न अचिरात। तो अब देखिए यहाँ जो उत्तर बनता है ये नए तत्पुरुष का उदाहरण है, तो उत्तर बनेगा न चिरात। जब भी आपके पास इस तरह का आए जहाँ आप ये स्थिति देखें कि उसका चिरात का विपरीतार्थ है अचिरात, तो जहाँ इस तरह की आप विपरीतार्थक की स्थिति बने, जहाँ निषेध का भाव देखें और अ लगा हुआ हो, जैसे ज्ञानम अज्ञानम, धनम अधनम, तो इस तरह से आप वहाँ पर न लगाकर उसे अलग कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखना है आपने। तो द्वितीय प्रश्न है दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। यह भी जननी तुल्य वत्सला पाठ का ही उदाहरण है। तो कृपार्द्र हृदया, तो कृपा से आर्द्र है हृदय जिसका, तो कृपया आर्द्र हृदया, कृपा के कारण, कृपा से आर्द्र हृदय वाली, जिसका हृदय पसीज जाता है, वह जो है वह माता का हृदय जो दीन पुत्र होता है, जिसकी थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसे पुत्र पर विशेष रूप से माता का हृदय जो है वह कृपा से पसीज जाता है। उस पर अत्यधिक जो है माता को उसके प्रति एक पीड़ा महसूस होती है। तो कृपया आर्द्र हृदया, यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है तो तृतीया तत्पुरुष है यह। बच्चों 3 ही समास लगे हैं आपके पास में, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में भी केवल 5-6 अव्यय हैं और उस अव्यय भाव के तो जितने भी उदाहरण आए हैं आपकी पुस्तक में वो सभी उदाहरण हमने कवर किए हैं। तो यहाँ के अलावा अव्यय भाव का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और तत्पुरुष समास के क्योंकि काफ़ी सारे उदाहरण आते हैं तो उसके भी अधिकांश उदाहरणों को हमने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। तो अब तृतीय है अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मनः वेदनाम अनुभवामि। जब भी आपके पास अलग अलग आए, और तत्पुरुष में तो विशेषता ही यही है कि आपको पहले शब्द की विभक्ति हटानी है और उन्हें जोड़कर एक कर देना है। तो आत्मनः वेदनाम में मूल शब्द है आत्मा, आत्मन शब्द है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो आत्मवेदनाम।
आत्मनः में से नह जो है जो आपका विभक्ति का है वो हटाया तो बन गया आत्मवेदनाम। अब जो चतुर्थ प्रश्न है, सुरभि वचनम श्रुत्वा आखंडलस्य हृदयम अद्रवत। सुरभि के वचनों को सुनकर जो आखंडल थे, जो इंद्र थे, जिनसे अपनी व्यथा वो कह रहे थे, उनका हृदय भी द्रवित हो गया। तो सुरभि के वचनम को सुनकर, तो कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए? षष्ठी, सुरभि में। और इकारांत की षष्ठी कैसे चलेगी? सुरभेह, तो ग में, सुरभेह वचनम श्रुत्वा। तो ये हमने 4 देखे हैं यहाँ पर उदाहरण इसके। अब अगला हम देख लेते हैं इसका उदाहरण आगे 5 से जो हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है? तस्याः अवस्थां दृष्ट्वा सुराणाम अधिपः अपृच्छत्। अब सुराणाम अधिपः, अब ये भी तत्पुरुष का उदाहरण है। ये बात बच्चों जान लीजिएगा, आपके पास जो उदाहरण आएंगे उनमें अगर 4 उदाहरण आएंगे, 3 अंक का समास है तो 4 उदाहरण यदि आते हैं तो ये समझना कि कम से कम 2 उदाहरण तत्पुरुष के होंगे। तो तत्पुरुष में बस यही स्थिति रहती है, जो पहला शब्द है जहाँ पर आपको बीच उनके अर्थ के अनुरूप आपने समास को समझ ही लिया है वीडियो के माध्यम से, तो पहले शब्द की विभक्ति हटाकर आप जोड़ देते हैं, और अगर इकट्ठे आए हैं तो आप पहले शब्द में ही विभक्ति जोड़कर उन्हें अलग अलग कर देते हैं। बाद वाले शब्द पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सुराणाम अधिपः में सुराणाम में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है और शब्द है सुर। तो सुर और अधिपः मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुराधिपः। देखिए, आपको आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए क विकल्प भी है, सुरधिपः, लेकिन यहाँ पर सुर का में र में अ है और अधिपः में अ है आगे, तो मिलाया तो सुराधिपः बनेगा, सुरधिपः नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब षष्ठ प्रश्न है, बलिवर्दः जवेन गंतुम न शक्तः आसीत्। इसकी बात हमने की थी पहले ही अभी। तो न शक्तः है, अब न की जगह क्या आ जाएगा? अ आएगा या अन आएगा? ये 2 ही बातें होती हैं। तो अ वहाँ पर आता है, जैसे शक्त जो शब्द है इसमें श जो है एक व्यंजन है, तो इसलिए अ आएगा यहाँ पर। लेकिन यदि यहाँ पर व्यंजन के स्थान पर कोई भी स्वर होता तो क्या आता? अन जुड़ता फिर उस स्थिति में, और अन का जो न है वो हलंत होता है और वो सामने वाले उस स्वर में मिलकर पूरा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ? तो क्योंकि व्यंजन है तो इसलिए न के स्थान पर अ जुड़ गया, तो बन गया अशक्तः, ये बन गया है। आगे अन का उदाहरण भी जहाँ पर आएगा तो वहाँ बताएंगे, लेकिन जैसे न उपस्थितः, अगर ऐसा होता तो क्या बन जाता? अनुपस्थितः। अनुपस्थित मिलाया तो अनुपस्थितः। इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं जब अन जुड़ता है। आगे 7वां देख लेते हैं, ततः प्रविशतः तापसौ कुशलवौ। अब जब समूह की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है। जब च का भाव होता है वहाँ पर कि ये राम और लक्ष्मण, कुश और लव, या फिर राम लक्ष्मण और भरत, बहुवचन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जोड़ा ही होगा, लेकिन जोड़े में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। तो एक वचन में तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो कुशलवौ क्या बनेगा? कुशः च लवः च, ये हो गया यहाँ पर। और अष्टम है, राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम। जब राम उन्हें कहते हैं कि आ जाओ भाई, तुम बच्चों आ जाओ, मेरे आसन पर बैठ जाओ तुम, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो राज आसनम मतलब राजा का आसनम। अब बात आई कि राजा में राजन शब्द है, विभक्ति लगानी है षष्ठी, क्या बनेगा? बनता है राज्ञः, राज्ञः आसनम, मिलाया तो राजासनम। तो इस तरह से हमने इन्हें देखा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को भी देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ देखिए 9वां उदाहरण क्या कहा गया है 9वें उदाहरण में, कि व्यवधानेन सहितम न चारित्र लोपाय। तो व्यवधानेन सहितम, राम कहते हैं कि भाई मेरी गोद का व्यवधान हो जाएगा बीच में, आप मेरी गोद में बैठ जाइए, आप आसन पर मत बैठिए, तो उससे आपका चरित्र का लोप नहीं होगा, आपको उसको हानि नहीं होगी। तो व्यवधानेन सहितम तत्पुरुष है यहाँ पर भी, तो पहले शब्द की विभक्ति हटाएंगे तो मूल शब्द है व्यवधान और पीछे है सहितम, तो क्या बन जाएगा? व्यवधान सहितम है ये। अब 2 तरीके से आप सोच सकते हैं इसे। तो एक तो क विकल्प मैंने कहा है आपको कि व्यवधानेन सहितम, व्यवधान सहितम, लेकिन दूसरी एक और जो भाव है अव्यय भाव में अगर आप जाते हैं तो जैसे ग विकल्प है सव्यवधानम,
तो व्यवधानेन सहितम, स को सहित हो जाता है और वो बाद में जुड़ता है, और व्यवधान शब्द में लग जाएगी तृतीया विभक्ति, क्योंकि स के साथ में जो शब्द आता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास न होकर क्या है, अव्ययी भाव समास है, तो बनेगा सव्यवधानम। तो देखिए दोनों तरह के यहाँ पर विकल्प दिए हैं आपके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए कि आप यदि तत्पुरुष समझेंगे तो व्यवधान सहितम बनाकर आप आ जाएंगे आगे। लेकिन अगर आपका ध्यान है कि अव्यय भाव समास में जो स उपपद है तो उसको सहित हो जाता है तो और तृतीया लग जाती है, तो पहचानना है। अगला है भवतोः सौंदर्यावलोकनेन जनितः कौतूहलः। तो सौंदर्यावलोकनेन ये शब्द है, समस्त पद है, विग्रह करना है। दो शब्द हैं सौंदर्य और अवलोकनेन, तो पहले शब्द में विभक्ति लगनी है। तत्पुरुष समास का ये नियम है। देखिए अव्यय भाव समास बिल्कुल अलग है, वो आपने उस वीडियो के माध्यम से समझा है। द्वंद्व की अलग पहचान है, तो जो बाकी बचेंगे वो उदाहरण किसके होंगे, वो सब तत्पुरुष के ही होंगे। इसलिए तत्पुरुष को पहचानना और आसान हो जाता है। तो विभक्ति देखनी है बस कौन सी लगनी है। तो सौंदर्य के देखने से, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से जनितः कौतूहलः, कौतूहल उत्पन्न हो गया है। तो किसके अवलोकन से, तो सौंदर्यस्य। सौंदर्य शब्द बिल्कुल सिंपल, फल की तरह से चलेगा, बालक की तरह से चलेगा, बालक से बालकस्य, फलस्य, ऐसे ही सौंदर्यस्य। अगला है 11वां, उपनयनस्य उपदेशेन भगवान वाल्मीकि मम गुरुः। अब यहाँ क्या स्थिति है, विग्रह है, तत्पुरुष का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि न तो अव्यय भाव का है यहाँ पर और न ही द्वंद्व का है। तो क्या बन जाएगा, विभक्ति हटाई तो उपनयन और उपदेशेन। अब इनमें भी संधि होनी है बच्चों, ध्यान रखिए। उपनयन में अ है, न में, और आगे उ है, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो उपनयनोपदेशेन। आप देख रहे हैं संधि तो चारों ही विकल्पों में दिखाई दे रही है, तो लेकिन ग विकल्प सही बनेगा, क्योंकि दूसरे विकल्प पे कोई असर नहीं होता है इस चीज का, ये ध्यान रखिएगा आप। केवल जो पहला शब्द है उसी की विभक्ति हटती है। 12वें में है अनुक्रोशस्य अभावः नाम। अब अभाव शब्द, ये ध्यान रखते ही करते ही आपको अव्यय भाव याद आ गया होगा कि अभाव किसको होता है, कौन से शब्द को, कौन से उपपद को होता है, निर को। तो निर को अभाव हो जाता है और उसके साथ वाले शब्द में षष्ठी लग जाती है। तो अभावः को निर कर दिया तो वो आरंभ में जुड़ेगा जाकर, तो क्या बन गया, निर अनुक्रोशस्य, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन नपुंसक लिंग में बनेगा, तो इसलिए निर और अनुक्रोश शब्द को नपुंसक लिंग बनाएंगे तो निरअनुक्रोशम, निरअनुक्रोशम ऐसा बन जाता है। और 13वां देखते हैं, यदि आवयोः बाल भाव जनितम अविनयम पश्यति। बाल भाव जनितम, इस शब्द पर विचार करना है, और एक इकट्ठा है तो समस्त पद है, विग्रह करना है। तो बाल भाव जनितम, बाल भाव से उत्पन्न। तो बाल भाव से उत्पन्न, और उत्पन्न के अर्थ में जब आते हैं तो से जो है ये पंचमी वाला से है, तृतीया वाला नहीं है से, ये ध्यान रखिएगा। और तृतीया का विकल्प भी नहीं दिया गया है आपको, तो पंचमी कहाँ है, घ में है। तो बाल भावात जनितम, बाल भाव जनितम। तो ये समास है बच्चों। इस तरह से हमने 13 उदाहरण देखे हैं इसके, और आगे बढ़ जाते हैं हम। अब 14 है उदाहरण हमारे सम्मुख। 14 उदाहरण को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपूर्वम खलु नामधेयम। तो अपूर्वम, अपूर्वम समस्त पद है, अलग अलग करेंगे तो क्या बनाएंगे, न पूर्वम। जब भी आपको इसका विग्रह करना है ना, अपूर्वम, अज्ञानम, अनुपस्थितः, तो वहाँ पर उस अ या अन के स्थान पर विग्रह में तो केवल न ही लगना है, ये ध्यान रखिए। वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल आसान उदाहरण होगा। तो न पूर्वम, ऐसे ही अज्ञानम न ज्ञानम। आगे है अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वत्यवतारः। तो सरस्वत्यवतारः, यहाँ संधि है, दो शब्द हैं सरस्वती और अवतारः। तो अब क्या बनाएंगे आप इसका, कि यह मानवों का में किस चीज का अवतार, सरस्वती का अवतार जो है वह अपूर्व है। तो सरस्वत्यवतारः मतलब सरस्वत्याः अवतारः, ये बन जाएगा। आगे 16वां है भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगालः हसन्नाः। तो भयेन आकुलम क्या बन जाएगा, विभक्ति हटा देंगे। भयेन में कौन सा शब्द है, भय है, और आकुल के साथ मिलाया तो क्या बनेगा, भयाकुलम,
ऐसा बन जाएगा। 17वां है अक्षम अक्षम प्रति एव मया सा प्रहरंती दृष्टा। अब अक्षम अक्षम प्रति, ये वापिस अव्यय भाव का उदाहरण आया है, प्रति का उदाहरण है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? आपके ध्यान आया हो यदि प्रति वहाँ पर, तो बनेगा प्रत्यक्षम, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रति बाद में चला जाता है और जो अक्ष शब्द है या जो दूसरा शब्द है जो प्रति में जुड़ा हुआ था उसे क्या हो जाता है, वो 2 बार आता है। जैसे प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, इस प्रकार। और 18तमः उदाहरणम अस्ति गच्छ त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तो किसी आप क्या कीजिए, किसी गूढ़ प्रदेशम गच्छ, तो यहाँ पर क्या है, गूढ़म प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम। तो अब कुछ और उदाहरण शेष हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं अब हम। तो पहले ये 3 उदाहरण हैं हमारे सामने इस पेज पर। 19वें में क्या कहा है कि प्रस्तराणाम तले लताः तरवः गुल्माः च नो भवन्तु पिष्टाः। अब च का भाव आ गया है, देखिए कि लताएं, तरु और गुल्म जो हैं वो पिष्ट ना हो, मतलब पत्थरों के तले जो है वो पीसे न जाएं। तो लता तरवः गुल्माः, ये तीनों ही इकट्ठे आने हैं और वचन जो है वो अंत वाला लगना है। तो लता, लताह में से लता लिया, तरवह में शब्द कौन सा है, तरु है, तो लता तरु, और गुल्माह जो है वो यूं का यूं आ जाएगा, तो बन जाएगा लता तरु गुल्माह। ये ग विकल्प है, लता तरु गुल्माह। और 20वां है चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवितस्य हरणम न कुर्यात। तो चाक चिक्य जालम, तो चकाचौंध का जो जाल है, कौन सा भाव आ रहा है, का जाल, किसका, चाक चिक्य का जाल, षष्ठी आनी है। तो आसान है, चाक चिक्य बालक की तरह चलेगा या फल की तरह चला लीजिए जैसे भी, तो क्या बनेगा, बालक से बालकस्य और चाक चिक्य से चाक चिक्यस्य जालम। और 21वां है कुसुमा नाम आवली स्यान में वर्णीया। तो कुसुमा नाम आवली, यहाँ कुसुमा नाम शब्द में मूल शब्द क्या है, कुसुम, और आगे आवली है, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुसुमावली। ये घ विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी जो है देखिए कुसुमानावली या फिर कुसुमानामावली, यूं का यूं मिला दिया है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको विभक्ति हटानी है और मूल शब्द को ही रखना है। जब समस्त पद बनाएंगे तो कुसुमावली ऐसा बन जाता है। अब 2 उदाहरण और शेष हैं यहाँ के, तो इन्हें देखते हैं। अब क्या कहा गया है 22वें में कि धरातलम समलम जातम अस्ति। समलम, समलम, अब स को क्या हो जाएगा, अभी देखा था हमने, स को हो जाएगा सहितम, और मल में विभक्ति कौन सी लगनी है, तो तृतीया मलेन सहितम, क्योंकि सहितम भी 2 में आया है, मल सहितम या मलेन सहितम, तो मलेन सहितम ये इसका विग्रह बन जाएगा। और 23वां है जलम अपि नहीं निर्मलम। तो जल भी जो है वो निर्मल नहीं रह गया है। अब निर्मल में निर को क्या हो जाएगा, निर को हो जाता है क्या, समीपम होता है या सहितम या अनतिक्रम में या अभावः, तो होता है अभावः, वो एक में ही है, बड़ी आराम से आप उसे पहचान लेंगे। तो निर्मलम मतलब मलस्य अभावः। तो अव्ययभाव समास को पहचानना बिल्कुल आसान है। द्वंद्व में आपको कहा गया है कि च का भाव होगा, और बाकी जो सब बचे हैं वो सब के सब किसके उदाहरण हैं, तत्पुरुष के, जहां बिल्कुल सीधा सा काम होता है कि पहले शब्द में या तो विभक्ति लगेगी जब आप उसे अलग अलग करेंगे, और जब अलग अलग हैं उनको एक करेंगे तो विभक्ति हटा दीजिए पहले शब्द की। उत्तर जो पद है, बाद वाला जो शब्द है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समस्त पद या विग्रह का, वो सिर्फ जुड़ जाता है साथ में। तो इस तरह से हमने समझा है इस वर्कशीट को, और ऐसे ही आपके जो शेष अभी प्रश्न हैं उनको भी लेकर जल्दी ही आपके बीच उपस्थित होंगे। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।